नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास ससुर का अपमान करने वाली जेठानी की देवरानी ने लगाई अक्ल ठिकाने। अरे जल्दी से सगुन का थाल सजाओ, मेरा बेटा बहू लेकर घर आ रहा है। पुष्पा जी आनंद विभोर हो रही थी। बेटे का मुंह तो जन्म लेते ही देख लेते हैं, पर बहू का मुंह तो सालों बाद देखने को मिला है। उनकी बेटी मनु थाल सजाकर ले आती है और वो जैसे ही दहलीज पर सुरभि और पवन आते हैं, उन्हें देखकर खुशी से उनकी आंखें चमक जाती है और वो दोनों की आरती उतारती हैं। कलश से भरे चावल ढुलका कर नई नवेली दुल्हन सुरभि आनंद भवन में कदम रखती है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों से घर भरा रहता है। मंगल गीत गाए जा रहे थे। इन्हीं सबके बीच सुरभि उठकर अपने कमरे में चली जाती है तो पुष्पा जी अंदर कमरे में जाती हैं। बहू, तुम अकेली यहाँ आकर क्यों बैठ गई? बाहर सब मुँह दिखाई की रस्म के लिए बैठे हैं। ओह, अभी और कितनी रस्में बची हैं? मैं तो काफ़ी थक गई हूँ, अब मुझसे भारी कपड़े पहनकर बैठा नहीं जा रहा। आप ये रस्म कल करवा लीजिए, सुरभि ने झट से बोल दिया। नहीं बहू, आज सब लोग हैं, कई सारे तो आज शाम या कल सुबह चले जाएंगे। ये रस्म तो आज और अभी होगी। सब इसलिए ही तो रुके थे, सबको ऐसे कैसे मना कर दूं? मम्मी, अब आप सुरभि के साथ जबरदस्ती मत करिए, अब उसका मन नहीं है तो रहने दीजिए। वैसे भी ये रस्में थका देती हैं, पवन ने कमरे में आकर कहा। दोनों बेटे और बहू की बात सुनकर पुष्पा जी का चेहरा उतर गया। वो फिर बोली, आज के दिन मेरी बात मान लो, मैं सबको क्या जवाब दूंगी, फिर तुम दोनों की जो मर्जी हो कर लेना। बाहर से पवन की बुआ और चाची भी लगातार आवाज़ लगा रही थी। आखिर में सुरभि को बाहर जाना ही पड़ा। मुंह दिखाई और बाकी की रस्में हो चुकी थीं। अगले दिन सुरभि बहुत देर तक नहीं उठी। चौका पूजन करवाना था। कुछ करीबी रिश्तेदार अभी भी रुके हुए थे। मनु ने जाकर दरवाज़ा बजाया तो पवन उठकर बाहर आया और बोला, तेरी भाभी को सोने दे, क्यों परेशान कर रही है? भैया, बाहर सब भाभी का इंतज़ार कर रहे हैं, चौका पूजन की रस्म अभी बाकी है, मनु कहकर चली गई। पवन और सुरभि काफ़ी देर बाद बाहर आए। तब तक सब इंतज़ार करके थक गए थे। सुरभि, तुझे जो मीठा बनाना आता है वो बना दे ताकि ये रस्म पूरी हो जाए। सुरभि ने कहा, उसे कुछ मीठा बनाना नहीं आता है। तो पुष्पा जी ने उसका हाथ लगवा कर हलवा बना दिया। अब सभी मेहमान जा चुके थे। एक दिन पुष्पा जी की देवरानी ने सभी को खाने पर बुलाया था। घर से सभी लोग पुष्पा जी, उनके पति देवेश, बेटा पवन और बहू सुरभि, मनु और छोटा बेटा रौनक भी खाने पर गए थे। पुष्पा जी ने सोचा था कि बहू साड़ी पहनकर तरीके से जाएगी, पर सुरभि तो भारी सा गाउन पहनकर तैयार हो गई। उन्होंने उसे टोका, पर उसके बोलने से पहले ही पवन बोल पड़ा, क्या मम्मी, हर बात पर इसे टोका टोकी करती हो? आजकल तो गाउन सभी पहनते हैं। इसने भी तो प्री वेडिंग शूट के लिए ये सब पहना था, फिर अब क्या हो गया? चाची के घर ही तो जा रहे हैं। पवन से बहस करना उन्होंने उचित नहीं समझा। जब वहाँ गए तो चाचा और चाची को भी अजीब लगा, पर वो भी कुछ नहीं बोले। शादी के कुछ दिनों बाद पुष्पा जी ने कहा कि बहू, अपने गहने दे दो, मैं लाकर में रखवा देती हूँ। पर सुरभि ने मना कर दिया कि वो गहने उसके अपने हैं तो वो किसी और को नहीं देगी, और रखने भी होंगे तो वो दूसरा लॉकर खुलवा लेगी। और उसने दूसरा लॉकर खुलवा कर अपना सारा जेवर वहाँ पर रख दिया। एक दिन मनु के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। उसने अपनी भाभी सुरभि से एक साड़ी देने को कहा तो सुरभि ने मना कर दिया कि तुम मेरी साड़ी खराब कर दोगी। तो मनु पुष्पा जी की ही पुरानी साड़ी पहन कर गई। भाभी से उसने फिर कभी दोबारा कोई चीज़ नहीं मांगी। पुष्पा जी जब भी अपनी बहू सुरभि को किसी गलत बात के लिए मना करती थी या कुछ सिखाने का प्रयत्न करती थी तो सुरभि टकासा जवाब देती थी। ऐसा लगता था कि वो हर समय झगड़ने को ही तैयार खड़ी हुई हो। इन्हीं बातों से आनंद भवन का आनंद जा चुका था। सुरभि हर छोटी बात पर अपनी सास से बहस कर लेती थी और तब तक नहीं छोड़ती जब तक कि उसकी जीत नहीं हो जाती। वो बेकार की बातों को लेकर अपने सास से झगड़ पड़ती थी। पुष्पा जी को ये देखकर बहुत दुख होता था कि बहू तो बहू, बेटा भी छोटी छोटी बातों का बखेड़ा खड़ा कर देता था। वो दोनों देवेश जी की भी नहीं सुनते थे। जब चाहे तो घूमने निकल जाते थे, जब देखो अनाप शनाप शॉपिंग कर लाते थे। पवन की नौकरी उसी शहर में लगी थी तो वो अपने माता पिता के साथ ही रहता था। इससे उसका अलग से रहने का खर्च नहीं होता था और काफ़ी पैसा देता था और वो ही पैसा अपने मौज मस्ती में खर्च करता था। वो अपने भाई रौनक और बहन मनु की भी नहीं मानता था। घर के कामकाज को लेकर, खर्च को लेकर, कहीं आने जाने को लेकर पवन और सुरभि दोनों पुष्पा जी से झगड़ पड़ते थे
और अपनी ही मनमानी किया करते थे। पवन घर खर्च देने में भी चिक करता था, इसलिए देवेश जी भी उससे नाराज ही रहते थे। आनंद भवन में क्लेश मचा रहता था। दोनों पति पत्नी छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते। सुरभि हर बात को लेकर झगड़ पड़ती, कभी खाने को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, तो कभी कहीं आने जाने को लेकर। पुष्पा जी कुछ भी समझाने का प्रयास करती थी तो वो हर बात का उल्टा ही अर्थ निकालती थी। अब उन्होंने भी कहना छोड़ दिया था और वो चाहती थी कि घर में शांति बनी रहे, इसलिए अब वो भी चुपचाप ही रहती थी। एक दिन उन्होंने सुरभि से कहा कि रोटी थोड़ी नरम बनाया कर, तेरे पापा जी को खाने में दिक्कत होती है। तो इसी बात को लेकर सुरभि ने घर में हल्ला मचा दिया। मुझे तो रोटी बनाना ही नहीं आता है, इन्हें तो मेरी रोटियां ही नहीं पसंद आती। अब क्यों ना खुद ही बनाकर खिला देती हो, मुझ पर हुक्म चलाती हो। सुरभि की जली कटी बातें सुनकर पुष्पा जी की आंखें भर आई। बहू उन्हें हर बात पर सुनाकर जलील कर देती थी। अब रौनक की शादी की बात भी चलने लगी थी। सुरभि चाहती थी कि उसकी चचेरी बहन ही शादी करके घर में आए, पर रौनक अपनी भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर उनकी बहन से शादी नहीं करना चाहता था। वो एक संस्कारवान लड़की चाहता था जो घर को एक सूत्र में बांध कर रखे और पारिवारिक एकता और प्यार बनाए रखे। विधि को देखकर और उससे बात करके रौनक को बहुत ही अच्छा लगा और दोनों का विवाह हो गया। विधि घर की छोटी बहू बनकर घर आ गई। पुष्पा जी खुश थी, पर मन ही मन एक डर बैठा हुआ था कि पता नहीं ये बहू कैसी निकलेगी। जब विधि ने घर में पहला कदम रखा तो वो बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है। विधि सबके बीच में बैठकर सबसे प्यार और सम्मान से बातें कर रही थी। तभी सुरभि ने कहा कि अंदर अपने कमरे में चली जाओ, यहाँ इतने लोगों के बीच में घुटन नहीं हो रही है, इतने भारी कपड़े भी पहन रखे हैं। नहीं भाभी, मुझे तो सबके बीच में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतने सारे रिश्तेदार और पड़ोसी एक साथ कहाँ इकट्ठा होते हैं, सब साथ में बैठकर बातें कर रहे हैं, तो मैं अंदर अकेली ही क्यों जाऊं? फिर अभी तो मुंह दिखाई की रस्म भी होगी, मैं तो यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। सुरभि का चेहरा उतर गया और पुष्पा जी ने सुना तो उनका चेहरा खिल गया। शाम तक रस्में चलती रही, पर विधि ने बहुत ही मन से सभी रस्में की। दूसरे दिन चौका पूजन था। विधि समय से उठकर सज धज कर तैयार हो गई और कमरे से बाहर आकर सभी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पुष्पा जी छोटी बहू को निहार कर खुश हुए जा रही थी। विधि ने रसोई में कदम रखा और बहुत ही अच्छा हलवा बनाया। सभी ने खाया और तारीफ करते रहे। विधि ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था। विधि ने रसोई भी संभाल ली थी। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और पूरे परिवार को प्यार से खिलाती। विधि की चाची सास ने सभी को सब परिवार खाने पर बुलाया तो विधि ने बहुत ही सुंदर साड़ी पहन ली। तो सुरभि ने टोका, गाउन ही पहन लेती, आजकल साड़ी कौन पहनता है? भाभी, मैं गाउन भी पहनती हूँ, पर जगह देखकर कपड़े पहने जाते हैं। मैं पहली बार चाची जी के घर जा रही हूँ तो मुझे साड़ी पहनना ही ठीक लग रहा है। मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है, मैं साड़ी भी आराम से पहन लेती हूँ। विधि की बात सुनकर सुरभि को महसूस हुआ कि उसने कितना गलत किया था। सासू माँ ने तो समझाया भी था, विधि को समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो खुद ही समझदार है। एक दिन सभी लोग बाहर चाय पी रहे थे तो विधि ने अपने गहनों का डिब्बा पुष्पा जी को ला कर दे दिया। मम्मी जी, अब आप ही ये गहने संभाल कर रखवा दीजिए, मैं तो बहुत छोटी हूँ, ये सब संभाल नहीं पाऊँगी। विधि, तुम भी अपना अलग से लॉकर खुलवा कर ये गहने उसमें रख दो, मुझसे मांगने तो नहीं पड़ेंगे, पुष्पा जी ने कहा। नहीं मम्मी जी, जब आपका लॉकर है तो मैं अलग से क्यों खुलवाऊंगी, और फिर आपसे मांगने में कैसी शर्म। आप घर की बड़ी हैं, आप ही ये कीमती जेवर संभाल लीजिए। सुरभि की आंखें शर्म से ज़मीन में गड़ गई। वहीं रौनक को भी अपनी पत्नी का ऐसा मधुर व्यवहार देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भाभी का कटु व्यवहार देख चुका था। विधि छोटी थी पर बड़ी समझदार थी। सास ससुर की पसंद पूछकर उनके लिए वैसा ही खाना बनाती थी। पुष्पा जी की हर बात का मान रखती थी। पुष्पा जी से कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती थी। विधि शांत प्रिय और सबसे मिलकर चलती थी। अब सभी घर में विधि विधि करने लगे थे। सुरभि से कोई बात करना पसंद नहीं करता था, ना ही उसे कोई काम बताते थे, क्योंकि विधि ही सब काम कर देती थी। एक दिन मनु ने विधि से पूछा कि मेरी सहेली की शादी में जाना है तो मैं क्या पहनूं? विधि ने तुरंत कहा, तुम मेरी साड़ियों में से कोई भी पसंद कर लो, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी है और पर्स भी। विधि ने अपनी अलमारी खोल दी। विधि ने मनु को खूब अच्छे से तैयार किया।
आज मनु बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोनों ननद भाभी का इतना प्यार देखकर सुरभि मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी कि उसने मनु को साड़ी देने से मना कर दिया था। विधि सभी घर वालों की चहेती बन गई थी। इस बात को लेकर सुरभि परेशान रहती थी। उसे समझ में आ रहा था कि सबका दिल प्यार और विनम्रता से ही जीता जा सकता है। सुरभि हमेशा अपनी अकड़ में ही रही। उसने सास का अपमान किया, ससुर जी का भी सम्मान नहीं किया, देवर को भी हमेशा तिरस्कृत किया और ननद को कभी बहन नहीं समझा। विधि सब रिश्तों को निभा कर चलती थी। सभी के काम के लिए वो हमेशा तैयार रहती थी। एक दिन पुष्पा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनका बीपी बढ़ गया और डायबिटीज़ भी अनियंत्रित हो चला था। विधि ने अपने सास की बहुत सेवा की, उनके खान पान का ध्यान रखती थी, सुबह शाम का खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी। अब सुरभि भी सुधरने लगी थी और वो भी अपनी सास की सेवा करने लगी थी। दोनों बहुओं की सेवा और दवाइयों आराम से जल्दी ही पुष्पा जी की ठीक हो गई। पवन भी अपने भाई और विधि को देखकर सही व्यवहार करने लगा था। रौनक अपने माता पिता की सेवा में सदा खड़ा रहता था और उसकी पत्नी विधि भी अपने पति का पूरा साथ देती थी। घर के बड़े बेटा बहू होने के बावजूद भी कभी दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई और हमेशा अपने ही बारे में सोचा। विधि ने घर में कदम रखते ही घर का माहौल बदल दिया। पहले जहां आपस में क्लेश मचा रहता था, वहीं आज घर में शांति और प्यार बिखरा हुआ था। पुष्पा जी और देवेश जी से पवन और सुरभि ने अपने गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफ़ी मांगी तो दोनों ने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया। आनंद भवन में अब वापस आनंद छा गया। आज आनंद भवन सजा हुआ था। मनु की सगाई हो रही थी। दोनों भाभियां मिलकर अपनी इकलौती ननद को सजा रही थी और मुस्कुराहट के मोती बिखर रहे थे। देवेश जी और पुष्पा जी मन में बार बार अपनी छोटी बहू को धन्यवाद कर रहे थे, जिसने अपने संस्कारों से इस आनंद घर को महका दिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।